दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर का, जो है आपका राज्यसभा। इसको विधायिका से लिए हैं। इससे पहले हमने कार्यपालिका पढ़ा चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सा वीडियो आपको प्राचीन काल के प्राचीन इतिहास का भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और आपका अभी मॉडर्न भी चल रहा है, मॉडर्न का सेशन, उसका भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और शुरू से अंत तक, जहाँ आप शुरू होता है संविधान सभा से, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से लेकर के अभी राज्यसभा तक हम पढ़ा रहे हैं। आपको सीरियली वाइज मिल जाएगा। इसलिए आप लोग को हम कहना चाहेंगे कि आप एक अच्छा अगर डेवलप करना चाहते हैं एक समझ को पॉलिटी के सब्जेक्ट में, तो आप सीरियली वाइज देख लीजिएगा और बेहतर उपयोगी साबित होगा। और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। और होली का त्यौहार है, आप लोग को होली का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही आ जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा का जानकारी किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की जानकारी मिलती है। और इसे कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। राज्यसभा को कई अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे इसको बोला जाता है विशेषज्ञों का सदन, उच्च सदन। और इसके ठीक विपरीत जाएंगे तो निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। फिर इसको कहा जाता है विशेषज्ञों का सदन। फिर इसको अन्य नाम से जाता है आपको अस्थाई सदन, चूंकि कभी भंग नहीं होती है। इसका सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 1/3 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। और इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका राज्यसभा जो होता है कभी भंग नहीं होता है। ये अस्थाई सदन है। तो उच्च सदन इसको कहते हैं, चूँकि कभी उच्च सदन इसको माना जाता है क्योंकि यहाँ जो भी होते हैं मतलब वरिष्ठ विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ विशेषज्ञों का सदन करने का तात्पर्य है कि यहाँ जो भी होता है 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कला से, साहित्य से, समाज सेवा से, आपको और सिनेमा क्षेत्र से, कई क्षेत्रों से चुनकर वो लोग को लाया जाता है और 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो इसलिए इसे विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल नहीं है। इसका सदस्यों का कार्यकाल भले ही 6 वर्ष माना गया है, 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, बट इसका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, कोई समय नहीं है। इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। कभी भी भंग नहीं होने वाली सदन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में बेहतर से समझ आया होगा। आगे बात करते हैं संरचना की। तो यहाँ पे राज्यसभा में सीटों की संरचना आपको हम अनुसूची में पढ़ा है कि अनुसूची जो 4 है, इसी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जानकारी मिलता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन की जानकारी मिलती है। और राज्यसभा सीटों की और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि राज्यसभा सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये बिहार 2646 में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा सीटों का आवंटन। और अनुसूची 4 में मिलती है जानकारी राज्यसभा सीटों में। तो हम लोग देखते हैं कि कितनी सीट राज्यसभा में अधिकतम होते हैं, कितनी वर्तमान में है, और किस तरह से वहाँ पे मनोनयन होता है 12 सदस्यों का। तो हम देखते हैं संरचना। तो संरचना की बात करें तो यहाँ अधिकतम सीटों की संख्या राज्यसभा में आपको 250 है। जिसमें अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान सीटों की संख्या आपको 245 ही है। चूँकि उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में, चूँकि आपको पता हो कि जो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सीटों का जो आवंटन किया गया है, जो सीट दी गई है, वो आपको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाए। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। जनसंख्या के आधार पे। तो यही एक क्वेश्चन और आपको पूछता है इसमें कि जो राज्यसभा में सीटों का जो आपका आवंटन, जो प्रत्येक राज्यों को जो राज्यसभा सीटों का संख्या निर्धारित किया गया है, किसके आधार पर किया गया है। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जनसंख्या आपको पता हो कि जनगणना 1971 के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है सभी राज्यों को। जिसकी जितनी आबादी थी उसी के आधार पर उसको राज्यसभा और लोकसभा, विधान और जो भी राज्य विधानसभा है, सभी जगह सीटों का निर्धारण किया गया। तो एक क्वेश्चन आप पूछता है कि कब की जनसंख्या पे सदन में सीटों का निर्धारण किया गया है। तो 1971 की जनगणना था।
1971 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा में या लोकसभा या तो फिर आप राज्य विधान में चले जाइए, वहाँ पे जनसंख्या 1971 के आधार पर अभी निर्धारित है। इसलिए आपको पता हो कि यूपी का जनसंख्या सर्वाधिक है, जहाँ पे सर्वाधिक लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, और आपको राज्य विधानसभा की सीट है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक यूपी का है। राज्यसभा में 31 वो सीट है यूपी का, तो सबसे अधिक 31 इसी का है। बिहार से आप बात करेंगे तो बिहार से राज्यसभा में 16 सीट है। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग कन्फ्यूज होकर गलती कर देते हैं। तो वही हम देखते हैं कि वर्तमान 245 है, उसमें कहाँ कहाँ से लोग चुन के आते हैं। तो इसमें आपको 245 में 233 और एक 12 दोनों मिलाने पे आपको हो जाएगा 245। तो 243 है जो राज्य एवं जो संघ शासित प्रदेश से उसे चुनकर 243 आते हैं। और ये जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 होता है। तो आपको एग्जाम में बहुत पूछता है यहाँ से कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि से चुन करके आते हैं, और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और 233 सदस्य आपको राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाते हैं। तो हमने सीटों का संरचना देख लिया। आइए इसके बाद देखते हैं योग्यता। राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सदस्यों का योग्यता, इसका राज्यसभा सदस्यों का योग्यता। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट में कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा पॉइंट में कहता है कि 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। आपको चौथा पॉइंट कहता है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है कि संसद द्वारा बनाए कानून को पालन करना चाहिए। संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन होना चाहिए या पालन करना चाहिए। विधि जो कानून होगा उसके अधीन होना चाहिए। तो इतना सारा योग्यता चाहिए आपको सदस्य बनने के लिए। तो यही से क्वेश्चन फंसाएगा आपको एग्जाम में कि राज्यसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, आपको कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात पे होना चाहिए। यहाँ 30 की जगह 25 कर देगा, 30 की जगह 35 कर देगा। तो आप याद रखिएगा, एक होते हैं राष्ट्रपति, संसद होता है, संसद में 3 अभिन्न अंग होते हैं। जैसे पहला राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होता है जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, तीसरा लोकसभा होता है। तो इधर से आप राइट से लेफ्ट आएंगे तो यहाँ 25 वर्ष लिख लीजिए, 30 वर्ष यहाँ हो जाएगा राज्यसभा, 35 वर्ष राष्ट्रपति। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। तो यही से क्वेश्चन फंसाता है, आपको एक स्टेटमेंट गलत दे देगा। फिर आपको यहाँ से पता है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो क्या आप बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी बन सकता है राज्यसभा सदस्य, तो नहीं बनेगा। तो इस सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा योग्यता से। तो यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं, संसद में 3 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। एक और क्वेश्चन फंसाता है, हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा में, बात कर रहे हैं लोकसभा पे कि लोकसभा सदस्यों का उम्र कितना चाहिए। तो 25 साल होनी चाहिए। या तो फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आपको 25 रखा गया है, इसलिए 25 ही होगा। बनते तो हैं दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य बनते हैं राष्ट्रपति। मैक्सिमम टाइम में देखा कि लोकसभा के सदस्य बने हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दोस्तों बोलने गलती तो माफ़ी चाहेंगे। लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बनते हैं और राज्यसभा से बने हैं, जैसे मनमोहन सिंह बने हैं, आपको फिर इंदिरा गांधी बनी है। तो 2 ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से बने हैं, राज्यसभा सदस्य थे।
तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप योग्यता से संबंधित सभी आप पॉइंट समझ गए होंगे, भूलिएगा नहीं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। आप जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्री होता है वो लाभ के पद नहीं माना जाता है। पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, मानसिक स्वस्थ होनी चाहिए, संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन होना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं निर्वाचन। अगला पॉइंट देखते हैं निर्वाचन। संरचना हो गया, योग्यता हो गया, निर्वाचन। तो निर्वाचन की बात करें तो इसको जो निर्वाचन होता है आप याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है उसको अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष कहने तात्पर्य है कि जब हम लोग मतदान करते हैं डायरेक्ट, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे लोकसभा चुनाव होता है या राज्य विधानसभा का होता है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और चूंकि दोनों निम्न सदन है, एक आपको केंद्र में है दूसरा आपको राज्य में है। तो यहाँ पे जब हम लोग चुनाव करते हैं डायरेक्ट रूप से, जैसे आपको सांसद को चुनना होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, या क्षेत्रीय विधायक को चुनना होता है, एमएलए को चुनना होता है, तो हम लोग मतदान करते हैं तो ये प्रत्यक्ष हो जाता है, ये प्रत्यक्ष मतदान हो जाता है। अगर जो हम चुन के दिए एमपी के चुने या हम विधायक को चुने, और इसके ये दोनों के द्वारा जो चुना जाएगा उस जो भी जिसको भी चुना जाएगा उस और जो विधि होगा यही अप्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। मतलब हम लोग का चुनाव हुआ जो आपको प्रतिनिधि होगी उसके द्वारा अगर चुना जाता है कोई सदस्य तो वो अप्रत्यक्ष मतदान उसको माना जाएगा। तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में यही अंतर होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य एवं संशासित प्रदेश के विधानसभा द्वारा चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव होता है। तो यही बहुत बड़ा एक पॉइंट है आपको समझने वाला कि अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा सभा सदस्यों का चुनाव होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग लोकसभा पढ़ते हैं और राज्यसभा पर ध्यान नहीं देते विशेष रूप से, तो वो भी जल्दी जल्दी मारते हैं प्रत्यक्ष मतदान नहीं। चूँकि यहाँ अप्रत्यक्ष है, चूँकि हम लोग के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान करते हैं। तो राज्य एवं संशासित प्रदेश आप को जानते होंगे, जो आपका है दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी से चुन करके राज्यसभा सदस्यों का राज्यसभा में भेजा जाता है। क्योंकि यहाँ भी विधानसभा है और हमने बता दिया कि राज्य एवं संशासित प्रदेश के विधानसभा द्वारा सदस्यों को चुन कर भेजा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन फंसाता है कि किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नहीं भेजा जाता है। तो एक यहाँ से दे देगा, ये दोनों ये दे देगा और एक और दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से राज्यसभा में सदस्यों को भेजा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि इसका आपका जो चुनाव होता है, इसका जो प्रत्येक इसमें का आएगा कि कितने दिनों के लिए मतलब इनका सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो 6 वर्ष तो कार्यकाल होता है, मगर फिर भी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य। आपको क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट कि मतलब निम्नलिखित राज्यसभा संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इसको आप इस फॉर्म पर समझ सकते हैं कि कोई 2016 ने देखा कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में इतना ही पूछता है, चाहे बिहार होगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी पीटी, इतना ही पूछेगा।
तो निर्वाचन में हम देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा ऐसा निर्वाचन चुनाव होता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा द्वारा चुन करके इसको भेजा जाता है राज्यसभा में। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य मतलब रिटायर हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इस संरचना में आपको बताएं कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल, ना कि राष्ट्रपति का, सॉरी न कि राज्यसभा का, सदस्यों का कार्यकाल। तो कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। जो भी सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। तो यही पूछेगा आपको क्वेश्चन कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष का, चूंकि राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन का विभाग नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं विशेषाधिकार। कुछ इसको विशेष अधिकार प्राप्त है कुछ मुद्दा पे। जैसे एक होता है अनुच्छेद 249। इसमें कहता है कि इससे पहले हमने आपको बता चुका है कि सूची पढ़ा दिए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो एक संवर्ती सूची जो संघ सूची है तो होता है जिस पे आपको कानून बनाता है संघ बनाएगा। राज्य सूची होता है उस पर राज्य बनाएगा। एक संवर्ती सूची होता है जो संघ और राज्य दोनों बनाता है। अगर कहीं अगर इसमें संवर्ती सूची में अगर किसी को वरीयता दिया जाएगा तो केंद्र को दिया जाता है, संघ को दिया जाता है। तो राज्यसभा का विशेष अधिकार है अनुच्छेद 249 में। कहता है कि अगर कोई भी विषय राज्य सूची का है और वो राष्ट्रीय महत्व का है और 2/3 बहुमत से सदन में पास कर दे कि राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का हो जाएगा। तो 249 में कहता है कि अगर राज्य सूची का कोई भी विषय अनुच्छेद 249 कहता है कि कोई भी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है और उसे राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, मतलब राष्ट्रीय स्तर का है, तो उस पर कानून बनने का अधिकार केंद्र का फिर हो जाएगा। तो उस विषय पर कानून केंद्र बनाएगा। तो यही इसका विशेष अधिकार है अनुच्छेद 249 में राज्यसभा का। इसका मतलब इसी का स्वरूप 100% पावर है और इसका जो मत होगा सर्वमान्य होगा। खाली ये बोल देगा कि जो भी राष्ट्रीय का विषय है उसको अगर 2/3 बहुमत के साथ अपना राज्यसभा पर बहुमत प्रस्ताव पारित कर 2/3 सदस्यों से कि यह राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप कॉम्प्लिकेटेड बहुत माना जाता है, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मतलब राज्य सूची का विषय है तो केंद्र कैसे कानून बनाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह केंद्र कानून बनाएगा, क्योंकि 2/3 बहुमत से जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देगा तो उस पर केंद्र कानून बनाएगा और बोल देगा राज्यसभा के राष्ट्रीय महत्व का है, तो कोई भी राज्य सूची का विषय है उस पर केंद्र कानून बनाएगा। तो आप 249 समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। एक और होता है 312। अनुच्छेद 312, इसमें अखिल भारतीय का सृजन, अखिल भारतीय का सृजन का अधिकार राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 312 अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार, अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार राज्यसभा का होगा। 312 अनुच्छेद कहता है, जैसे अखिल भारतीय में 3 आते हैं। एक होता है IAS, दूसरा होता है IPS, तीसरा होता है IFS।
इसका होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका होता है इंडियन पुलिस सर्विस, इसका होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि वन सेवा। यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको दे देगा IAS दे देगा, IPS दे देगा, एक IFS दे देगा, और एक दे देगा आपको इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब विदेश सेवा दे देगा। तो फॉरेन से विदेश मत समझिएगा, विदेश सेवा जो है, विदेश सेवा अखिल भारतीय में नहीं आता है, तो आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट मानी वन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यही 3 है जो अखिल भारतीय के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और ये राज्यसभा का अधिकार है, अखिल भारतीय का सृजन करने का अधिकार है इसको। आगे इसका और अधिकार है, जैसे आप एक धन विधेयक अनुच्छेद 310 के नाम सुने होंगे, यहाँ पे धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक तो आपको पता हो कि इसको राज्यसभा और लोकसभा पेश करने से पहले इस पर राष्ट्रपति का सहमति जरूरी होता है, राष्ट्रपति से निश्चय करा दिया जाता है। तो धन विधेयक होता है 310 में, तो इसको जो होता है, पहले तो इसको आपको क्लियर पता हो कि इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में पेश करने के बाद राज्यसभा को अधिकार है, राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक के रख सकता है। 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा रोक के रख सकता है। 14 दिन के बाद भेजे अथवा नहीं भेजे ये कानून बन ही जाएगा, इसको लोकसभा प्रस्ताव पारित मान लेगा। तो राज्यसभा को धन विधेयक को रोकने का अधिकार 14 दिन तक है, तो यहाँ पे इसका एक विशेष अधिकार है। और आगे देखते हैं इसको, एक राज्यसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष गैर सदस्य होते हैं, गैर सदस्य होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पीसीएस लेवल तक पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सदन का अध्यक्ष होता है जो गैर सदस्य होता है, तो आपका यही होता है राज्यसभा का जो सदस्य होता है, जो गैर सदस्य होता है, चूंकि इसका अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति किसी सदन का नेता नहीं होते हैं। राज्यसभा के तो सदस्य नहीं होते हैं, गैर सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा से उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन और आएगा आपको कि क्या उपराष्ट्रपति के बदले वेतन मिलता है, तो नहीं, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के अध्यक्ष के बदले, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए। तो आपका अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष तो जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उसी से वरिष्ठ सदस्य को उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो इनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ आपको आता है कि क्या जब उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगेगा, उपराष्ट्रपति हटाना हो, तो कहाँ पेश किया जाएगा प्रस्ताव, राज्यसभा में या लोकसभा में। तो जब भी इसका प्रस्ताव, जब हटाने का प्रस्ताव आएगा, तो सब प्रथम बार राज्यसभा में पेश होगा, क्योंकि ये राज्यसभा का ही अध्यक्ष है, राज्यसभा में जो कार्य कर रहे हैं उसको लोग देख रहा है, और वहाँ के सदस्य द्वारा ही इनको हटाने का प्रस्ताव आ सकता है। एक आपको राष्ट्रपति भी हम बताए थे कि उनको जब महाभियोग लगेगा तो कहीं भी हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सदन का होते हैं। और उपराष्ट्रपति में आते हैं तो आपको सिर्फ राज्यसभा में ही पहले प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा, प्रथम बार राज्यसभा में करना पड़ेगा, तब यहाँ से लोकसभा में जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन फंसाता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पहली बार किस सदन में आपको प्रस्ताव पेश किया जाएगा, तो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा से सभी आपका जो क्वेश्चन होगा, जो भी डाउट वाला क्वेश्चन होगा, सब क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपको अच्छा पकड़ हो जाएगा। तो और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।